डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो मैं आपके लिए आज पुनः बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला का अगला क्लास लेकर हाजिर हूं। आज की क्लास में हम लोग कुछ सवालों का अध्ययन करेंगे और कुछ आपके लिए होमवर्क होंगे जो कि 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। याद रख लीजिएगा, 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं ये प्रश्न, ठीक है। और मैं इनका आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन बताऊंगा और ये निश्चित करूंगा कि अगर इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पुनः आए तो आपके एक भी नंबर उसमें ना काटने पाएँ, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला आपके लिए सवाल शुरू होता है। क्या सवाल है? नियॉन है। नियॉन है, तो नियॉन क्या है? तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि नियॉन क्या है। कल मैंने आपको एक तत्व के बारे में भी बताया था जो आपका यूरेनियम था। यूरेनियम कैसा तत्व था? रेडियो एक्टिव। तो मैंने कहा था जो 83 के बाद वाले तत्व होते हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, और इसका था 92। इसका कितना था? 92 था। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसीलिए ये कैसा तत्व था? रेडियो एक्टिव तत्व था। और रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ये जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं ये अपने आप अल्फा बीटा और गामा किरणें निकालते रहते हैं, जिससे इनका क्षरण होता रहता है, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिए। फिलहाल हम चलते हैं अपने सवाल नियॉन पर। नियॉन क्या है? नियॉन क्या है? तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये नियॉन जो है एक अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस, या इसी को उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जो आपका नियॉन है, नियॉन पहले आप देखिए अक्रिय गैसें हैं कौन कौन सी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो मैं नीचे वालों का नाम लिख देता हूँ एक बार। रेडॉन, और ये है जेनॉन, और ये है क्रिप्टॉन। क्या है? क्रिप्टॉन। ध्यान दीजिएगा, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, इसमें 8 जोड़िए 10, फिर 8 जोड़िए 18, फिर 18 जोड़िएगा 36, फिर 18 जोड़िएगा 54, फिर जोड़िएगा 32, तो हो जाएगा टोटल आपका 86। कितना हो जाएगा आपका? 86 हो जाएगा। ये ध्यान में रखिए। तो कैसे जुड़ा? पहले आपका जुड़ा 8, फिर जुड़ा आपका 8, फिर जुड़ा आपका 18, और फिर जुड़ा आपका 18, और फिर जुड़ा आपका 32। तो आप 8, 8, 18, 18 और 32 जोड़ेंगे तो आपको नीचे वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को याद होना चाहिए कि आवर्त सारणी में हमारे 7 आवर्त हैं। पहले में 2 तत्व हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में भी 18, छठवें में 32 और सातवें में भी 32। इसीलिए इसी पैटर्न को हम जोड़ते चले जाते हैं। ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको अक्रिय गैसें 6 मिल गई। इनके नाम जरूर याद रखिए आप लोग। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। रेडॉन जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व है, क्योंकि देखिए इसका परमाणु क्रमांक 86 है, इसलिए रेडियो एक्टिव तत्व है ये। तो नियॉन है अक्रिय गैस। उसके बाद हमने इनको देखा था कि अगर आप लोग अफबाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद किए हैं तो उसमें जिनका जिनका P में 6 आता है, याद रखिएगा, जिनका जिनका P में 6 आता है वो सब के सब अक्रिय हैं। वो सब के सब क्या हैं? अक्रिय हैं। तो यहीं से मैं आपको कुछ बातें बता भी देता हूँ, आप इनको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आप इनको जरूर लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में P में 6 आएगा वो होंगी अक्रिय गैसें, और वैसे ही आप इनको याद कर लीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। बाकी इसमें आपको देखिए एक दिख रहा है क्षार धातु। क्या दिख रहा है? क्षार धातु। तो जो आपको क्षार धातु दिख रही है, आप क्या करेंगे? क्षार धातु क्या है? क्षार धातु यस ब्लॉक। कौन? एस ब्लॉक के जो तत्व हैं उसमें जो फर्स्ट ए का है उसे हम क्षार धातु कहते हैं। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए जिसके अंतिम में यस 1 दिखेगा, यस 1, वो होगा क्षार धातु। क्षार धातु। जिसके अंतिम में आपको दिखेगा S2, वो होगा क्षारीय मृदा धातु। वो होगा क्षारीय मृदा धातु। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी संक्रमण तत्व कौन है? जिनका अंतिम वाला D में जाता है, जिनके अंतिम में D मिलेगा। जैसे मैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दिखाता हूँ Fe26 का, जानते भी होंगे आप लोग। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे आप? 1s का 2, फिर 2s का 2, फिर 2p का 6, और फिर 3s का 2, फिर 3p का 6,
और फिर आता है 4s का 2 और फिर 3d का आता है 6। ठीक है, यहाँ पे 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 और 6 26, 26 भरना था हमको। देखिए लास्ट वाला डी में दिखा, इसका मतलब ये है संक्रमण तत्व। कैसा तत्व है? संक्रमण तत्व है। तो मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ जो कि आप घर से करेंगे। क्या करेंगे? आप बताएंगे कैल्शियम 20 ये क्षार धातु है कि क्षारीय मृदा धातु है। जैसा कि आपको यहाँ पीछे दिख रहा है, यस1 वाले क्षार होंगे, यस2 वाले क्षारीय मृदा होंगे। तो कैल्शियम आप बताएंगे क्षार होगा कि क्षारीय मृदा होगा, और पोटेशियम आप बताएंगे क्षार होगा कि क्षारीय मृदा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे मुझे, नहीं बताएंगे तो मैं आपका सर फोड़ दूंगा मोबाइल के अंदर आके, याद कर लीजिएगा। मोबाइल में यूट्यूब शॉर्ट्स देखेंगे तो बहुत घंटा देखेंगे, लेकिन आपको क्लास देखना है तो आधे घंटे देखने में हालत ख़राब हो जाती है। बैठिए चुपचाप और इसको देखते जाइए लाइन से। चलिए, उसके बाद आप बताएंगे ये जो है आपका जिंक 30 डी ब्लॉक का है कि एस ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक का है। उसके बाद आप लिखिएगा क्रोमियम 24 ये कहाँ का आता है, क्रोमियम 24। और फिर आप लिखिए Kr 36, इनके बारे में बताइएगा ये लोग कौन कौन से गैसें हैं। ठीक है ना, मतलब कौन कौन से तत्व हैं, क्षार धातु हैं कि क्षारीय मृदा धातु हैं कि संक्रमण धातु हैं कि अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, आप इनको लिखिए और ज़रूर बताइए। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग अगला सवाल की ओर। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको सब कुछ इसमें बता ही दिया है, और उपधातु में तो मैंने आपको कॉपी में लिखवा रखा है, सिलिकन, जर्मेनियम, उसके बाद आपका बोरॉन और आदि लिखवाई गई हैं। आप उनको ध्यान में रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो पहले आप सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र तो लिखिए, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, SO2। तो इसका जलीय विलयन, जैसे ही आप इसको जल में घोलेंगे, आप बताइए ये क्षार बनाएगा कि अम्ल बनाएगा, क्षार बनाएगा कि अम्ल बनाएगा। इसके लिए आप पहले इस सल्फर को पकड़िए। सल्फर क्या है? सल्फर धातु है कि अधातु है? सल्फर धातु है कि अधातु है? तो इसका उत्तर हमें मिलना चाहिए कि सल्फर है अधातु। सल्फर क्या है? अधातु। और अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं और जल में घुलकर क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। इसका मतलब SO2 को हम जैसे ही जल में घोलते हैं एक अम्ल बनता है हमारे सामने, जिसका नाम होता है सल्फ्यूरस अम्ल। याद रखिएगा, सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, तो ये अम्ल बनता है सल्फ्यूरस अम्ल। तो बताइए कैसी प्रकृति है जी इसकी? अम्लीय है। कल मैंने आपको अम्ल की क्षारकता के बारे में भी कुछ बताया था कि अम्लों की क्षारकता क्या है। तो कोई भी अम्ल जितना H+ आयन देता है वही होती है उसकी क्षारकता। कोई भी अम्ल जितना H+ आयन देता है वही होती है उसकी क्षारकता। ये बात को आप ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा। तो मैंने कल आपसे कहा था कि कल की क्लास में मैं आपको कुछ अम्ल और उनकी क्षारकता के बारे में बताऊंगा। तो आप इधर कॉलम में लिख लीजिए अम्ल और इधर कॉलम में लिख लीजिए क्षारकता। ठीक है, क्षारकता क्या होती है? क्षारकता होती है अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या, अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या, अर्थात वह अम्ल कितना H+ आयन दे रहा है, वह अम्ल कितना H+ आयन दे रहा है। जैसे आप देखिए कि ये हमारे पास जो H2SO4 है, जब ये जल में जाता है तो अपने दोनों H+ को बाहर निकाल देता है। तो इसकी क्षारकता हो जाती है 2। कितनी हो जाती है? 2। परंतु वहीं जब हम H3PO3 को जल में घोलते हैं तो ये अपने 2 H+ को बाहर निकालता है, परंतु एक H+ को अपने पास रखा रहता है, इस तरह से। तो अब बताइए इसकी क्षारकता कितनी हुई? 2। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे थे तो पता लग गया 2 है, लेकिन यहाँ पे दिख तो 3 रहे हैं लेकिन है 2, इसीलिए आप देखकर नहीं बता सकते हैं क्या होगा। तो मैं आपको कुछ अम्लों की क्षारकता बता देता हूँ, आप याद कर लीजिए। और क्षार की अम्लता मैंने कल की क्लास में बताया था। क्या बताया था? कि जितने OH होते हैं वही होती है क्षार की अम्लता। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहला देखेंगे आपको आएगा H2SO4। सबसे पहला आपको मिलेगा H2SO4 का 2 होता है। फिर आप देखेंगे HNO3, इसमें तो एक का ही होता है, एक ही है ये। फिर आप देखिएगा HiO3, इसका भी एक होता है। फिर आप देखेंगे
HClO4 इसका भी एक ही होता है, जिसमें एक एक दिखेगा उसका एक ही रहेगा, ही फिक्स है। फिर देखिए आप लोग यहाँ पे H2SO3 इसमें भी 2 रहेगा क्योंकि हाइड सल्फर का है। और फिर एक आता है आपका HNO2, HNO2 का जो रहेगा वो रहेगा आपका 1। उसके बाद अब आ जाइए फास्फोरस वाले पे। तो फास्फोरस वाले इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। फास्फोरस वाले में पहला है आपका H3PO2, दूसरा है H3PO3 और तीसरा है H3PO4। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो जो आपका H3PO4 है वो क्या है, H3PO4 में H3PO4 की जो क्षारकता होती है वो 3 होती है, मतलब जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं सब दे देता है, लेकिन इसकी 2 होती है और इसकी 1 होती है। ठीक है, ये बात को आप ज़रूर ध्यान में रख लेंगे। ठीक, तो इस तरह से आप इनके क्षारकताओं को याद रखिएगा, क्योंकि एक सवाल अगर टपक गया है तो इन पर भी सवाल आपके सामने टपक सकता है, इसीलिए आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है, और साथ ही हमने जान लिया कि इनकी क्षारकता कितनी होती है। बहुत सारे विलयनों की बता दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिख रहे हैं, जैसे आपको अम्लीय दिखा तो जाहिर सी बात है जिसमें अम्लीय गुण होगा पीएच मान जो होगा 7 से कम होगा। क्षारीय में पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। उदासीन लवण होते हैं, उदासीन लवण होते हैं, लवण में भी अम्लीय क्षारीय होते हैं, याद रखिए इनके पीएच को क्या, इनका पीएच कितना होता है, 7 होता है। बाकी उभयधर्मी है, उभयधर्मी, उभयधर्मी जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं, जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उभयधर्मी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज के हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दागा जा चुका है, देखिए आप लोग ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका पहला सवाल है, बड़ी खुशी की बात है कि आपको इसे घर से करके आना है। ये आपका HW रहेगा, याद रखिएगा, HW घर से करना है आपको। पीएच का महत्व क्या है, पीएच पैमाना क्या है, आप इसको बताएंगे। पीएच पैमाना क्या है, ये क्या है, आप इसको बताएंगे। ये दूसरा वाला मैं आपको बताऊंगा, और ये मैं आपको कल बताऊंगा। ये दूसरा मैं आपको कल होमवर्क में दिया था, इसीलिए आज मैं आपको इसको क्लास में बताऊंगा। कल जो आपका सवाल था उसमें लिखा हुआ था बेकिंग सोडा बनाने का 2 रासायनिक समीकरण दीजिए। कितने रासायनिक समीकरण दीजिए, 2 रासायनिक समीकरण दीजिए। याद कर लीजिएगा आप लोग, 2 रासायनिक समीकरण कल वाले में देना था, लेकिन आज एक ही पूछा है, याद रखिएगा, और इसका रासायनिक समीकरण पूछा है। तो चलिए हम लोग दोनों देख लेते हैं, जिससे हमारे कल वाले सवाल का भी आंसर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देख लीजिए आप लोग क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और इसका अणुसूत्र लिखिए। तो बेकिंग सोडा का हम लोग पहले रासायनिक नाम ही झोंक देते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करना शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, बेकिंग सोडा क्या जानते हैं आप लोग, बेकिंग सोडा इसे हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, याद रख लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा। अब जरा देखिए आप लोग, इसको खाने वाला सोडा बोलते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है आप लिखिए, रासायनिक नाम छाप लीजिए, लिख कर पूछा जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। रासायनिक नाम जो है आपसे पूछा जाएगा इसका सोडियम बाई कार्बोनेट, या आप बाई की जगह हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों नाम लिखिएगा। अब सूत्र बड़ी आसानी से आप बना लेंगे। सोडियम लिखा है तो Na हो गया, हाइड्रोजन लिखा है तो H हो गया, कार्बोनेट लिखा है तो CO3 हो गया। तो अगर कहीं पर भी नाम में बाई लग जाता है रेडायन के नाम के साथ, समझ जाइए उसके साथ H लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, याद कर लीजिएगा। यह है सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने वाला सोडा। अब हम लोग देखते हैं इसके बनाने की विधि। तो देखिए इसके निर्माण की 2 विधियाँ। निर्माण की आप पहली विधि लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो देखिए
सोडियम कार्बोनेट है, जलीय विलयन मतलब जल हो गया, क्या प्रवाहित करेंगे, CO2 प्रवाहित करेंगे, तो बन जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट अर्थात खाने वाला सोडा। कितने अणु बनते हैं इसके, 2 अणु। ये आपका हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। पहला हो गया सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या हो जाता है, CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाई कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है ना। चलिए आप लोग दूसरा देख लीजिए, दूसरी विधि कॉपी में नोट करिए, धड़ाधड़ नोट करिए। क्या लिखेंगे, नमक के जलीय विलयन में, नमक के जलीय विलयन में CO2 और अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर, नमक के जलीय विलयन में CO2 और अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है, सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है। ये भी ध्यान में रखिए। देखिए फटाफट, नमक है तो NaCl, जलीय विलयन है तो H2O, इसमें गैस क्या प्रवाहित करनी है आपको, CO2, और साथ में प्रवाहित करनी है अमोनिया गैस जो कि है NH3। तो आप देखेंगे जैसे ही अमोनिया जल में जाती है, तो मैं आपको एक रिएक्शन बता देता हूँ। अमोनिया जैसे ही जल में जाती है वो NH4OH बना लेती है। क्या बनाती है, NH4OH। क्यों, क्योंकि ज़रा देखिए NH3 है और जैसे ही इसमें H2O जुड़ा है तो H2O का मतलब होता है एक H और एक OH। याद रख लीजिए, एक H और एक OH। तो NH3 से हो गया NH4 और OH आगे लग गया। ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैसा होता है, क्षारीय। तो इसका जो OH है इस Cl के द्वारा हो जाएगा प्रतिस्थापित। तो तीर के बाद आप देख लीजिए, आपको मिलेगा NH4Cl, मतलब जो अमोनिया था उसने क्या बना लिया अपने आप को, NH4Cl बना लिया। फिर उसके बाद देखिए जो CO2 है वो जाएगा सोडियम से जुड़ने, तो उसको CO3 बनाना पड़ेगा, और साथ में जो यहाँ से H2O का एक H छूटा हुआ था वो जाएगा इसके पास, तो क्या बना लेगा, NaHCO3। मैं ज़रा नीचे लिख देता हूँ इसको। देखिए मैं यहाँ बगल में लिख देता हूँ प्लस NaHCO3। ये हो गया आपका आंसर। देखिए क्या इक्वेशन बैलेंस है, क्या इक्वेशन बैलेंस है, क्या एक Na आपको दोनों तरफ दिख रहा है, एक Na आपको दोनों तरफ दिख रहा है। उसके बाद आपको CO2 में एक कार्बन इधर दिख रहा है। ऑक्सीजन टोटल 2 और 1 3 हो गया है, 3 हो गया है। उसके बाद हाइड्रोजन देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये आपको दिखा NH4Cl। तो NH4Cl 4 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन 5 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ 3 यहाँ 5 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन एक इधर, नाइट्रोजन एक इधर है, क्लोरीन एक इधर, क्लोरीन एक इधर है। मतलब ये इक्वेशन भी बैलेंस है। तो 2 रिएक्शन आपको तैयार हो गए इसके निर्माण की विधि के, इसके निर्माण की विधि के। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए तो अब क्या हुआ, इसके 2 रिएक्शन हो गए। आशा करता हूँ आपने इसको समझा होगा और लिख भी लिया होगा। ये जो आपको मैंने बताया ये वाली चीज़ आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि अमोनिया का जो जलीय विलयन है वो क्षारीय होता है। याद कर लीजिएगा, अमोनिया का जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि जल में घुलकर क्षार बनाती है। ठीक है। उसके बाद बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखना था, लिख दिया मैंने, हो गया। मैंने 2 रिएक्शन आपको बता दिए इसके, दोनों आप अपनी कॉपी में लिखिए, क्योंकि देखिए पेपर में पूछा गया है तो आ सकता है, टपक सकता है आपके सामने। ठीक है ना। चलिए तो अब जरा देखेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल आपके लिए है आपकी स्क्रीन पर, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो परिभाषा आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, ऐसी अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ का कोई भाग, जिनमें किसी पदार्थ का कोई भाग किसी दूसरे परमाणु या समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ का कोई भाग, जिनमें किसी पदार्थ का कोई भाग किसी दूसरे परमाणु या समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। जरा आप इसका रिएक्शन देखिए। एक रिएक्शन मैंने लिखा CuSO4 और प्लस Zn, तीर के बाद हो गया ZnSO4 और प्लस Cu। जो मैंने आपको सक्रियता श्रेणी में पढ़ाया हुआ था वहाँ से आपने याद किया तो आराम से प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लिख सकते हैं।
जिंक ने क्या किया, Cu को उसकी जगह से हटा दिया, तो प्रतिस्थापन हो गया। जिंक ने Cu को प्रतिस्थापित कर दिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ का कोई भाग किसी दूसरे परमाणु या समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे जो रिएक्शन है आप उदाहरण के रूप में लिख देंगे कि यहाँ जिंक ने कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया है, इसीलिए यह है एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, बाकी ये दो प्रकार की होती है, एक एकल विस्थापन और एक द्विविस्थापन। तो इसमें एक ही ने विस्थापित किया, ये एकल विस्थापन है। दूसरा आपके लिए द्विविस्थापन भी हो सकता है, द्विविस्थापन भी हो सकता है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लेंगे। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये आपका है NaCl प्लस AgNO3। ठीक है, तो इसमें Na Ag की जगह चला जाता है और Ag Na की जगह चला आता है। तो Ag ने बना लिया AgCl जो कि एक अवक्षेप होता है। ठीक है, और प्लस Na ने बना लिया NaNO3, तो दोनों ने एक दूसरे को विस्थापित कर दिया। तो ये हो गया आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। और ये एकल विस्थापन जिसमें एक पदार्थ दूसरे को प्रतिस्थापित करता है, और इसमें एक दूसरे को करता है, दूसरा पहले को कर देता है, यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए आप लोग आगे, आपको मिलता है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया को हम दूसरी भाषा में कहते हैं योग अभिक्रिया। क्या कहते हैं? योग अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ पर दूसरे पदार्थ का योग हो जाता है, जिनमें किसी पदार्थ पर दूसरे पदार्थ का योग हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ पर दूसरे पदार्थ का योग हो जाता है क्या कहलाती हैं? योग अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया कहलाती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप लोग एथिलीन पर करा दीजिए जल का योग, एथिलीन पर करा दीजिए जल का योग। तो एथिलीन पर जल का योग जो है एक योग अभिक्रिया का उदाहरण है। जल में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक H होता है और एक क्या होता है, OH होता है। तो देखिए ज़रा यहाँ पे क्या होता है कि जो CH2 था ये इसका डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाता है। अब आपको मालूम होगा कि कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है, अगर आपने एक तोड़ दिया तो एक एक बंध उसका हो गया कम। अब इसमें H में से HOH में से एक जगह पे H चला जाएगा और एक जगह पे OH, तो यहाँ पे आप H भेज दीजिए, यहाँ पे आप OH भेज दीजिए। तो ज़रा इसका नाम देखिए, मैं अगर इसको लिख दूँ CH3 जैसा कि मैं आपको IUPAC नाम में बता चुका हूँ, और मैं इसको लिख दूँ CH2 और इसके बगल में मैं लिख दूँ OH, तो देखिए ये एक यौगिक बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया। तो आज का आपका होमवर्क यहीं से शुरू होता है। आप मुझे इसका IUPAC नाम लिख कर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, IUPAC नाम लिख कर बताएंगे। IUPAC नाम लिखिएगा आप लोग घर से। ठीक है, क्या नाम होगा इसका। और मैं आपको कुछ और यौगिक देता हूँ जिनके आपको IUPAC नाम लिखना होगा। देखिए, पहला यौगिक आपका CH3COCH3। आप पहले इसकी खुली संरचना बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है, फिर आप इसका नाम लिखेंगे। उसके बाद ये C2H5OH, इसकी भी आप पहले खुली संरचना बनाएंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। OH हमेशा एक साथ ही रहेगा, इसको कभी अलग करने का प्रयास मत करिएगा। जहाँ भी जोड़िएगा OH, ऐसे हमेशा OH एक बंध बनाएगा, ये एक बंध। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मैं आपको कुछ और यौगिक देता हूँ जो आप लोग घर से इसका IUPAC नाम लिखेंगे, अपना होमवर्क करेंगे। तो पहला आपका यौगिक आपकी स्क्रीन पर, ये आपका पहला यौगिक आपकी स्क्रीन पर, आप इसका नाम लिखिएगा घर से। दूसरा यौगिक आपकी स्क्रीन पर, आप लोग इसका नाम लिखेंगे। तीसरा यौगिक आपकी स्क्रीन पर, आप लोग इसका नाम लिखेंगे। चौथा यौगिक आपकी स्क्रीन पर, चौथा यौगिक। और चलते चलते एक पांचवा यौगिक भी आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला है। क्या दिखेगा आपको? देखिए ज़रा, ये खतरनाक नाम है, मैंने आपको सारे नियम कानून तो बता दिए हैं, तो आपको ये आना चाहिए। ये आपको
आना चाहिए। ठीक है, नियम कानून पढ़ के इसका IUPAC नाम लिखिएगा और आप मुझे बताइएगा इसका IUPAC नाम क्या है। ठीक है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और इसके पहले जो मैंने आपको बोला वो भी आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ये भी एक लिख लीजिए आप लोग लास्ट में, ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा में ही पूछा गया है। CH3 फिर CH, यहाँ बीच में आपका OH और फिर इधर CH3। ये हो गए आपके कुछ यौगिक जिनके IUPAC नाम आपको लिखने हैं और मुझे बताने हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नहीं पढ़ेंगे तो आपकी रजाई हम हटवा देंगे आपके पास से, ठंडी लगेगी, आप खुद पढ़ेंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, नहीं तो पिताजी के याद करने का तरीका आपने उस शॉर्ट वीडियो में देखा था ना, वैसे ही पिताजी आपकी दवा करेंगे, याद रख लीजिएगा।